हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। आप सभी का एक बार आप ही के यूट्यूब चैनल फ्यूसिस लर्निंग के ऊपर हार्दिक स्वागत है। अगर ये वीडियोस आप ऐप के अंदर देख रहे हैं तो फ्यूसिस लर्निंग मोबाइल ऐप पर भी आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी रे ऑप्टिक्स की, और रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने कुछ फिनोमिना देख लिए थे, लाइक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन हो गया था हमारा, और हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वो अपने बिहेवियर में या पाथ में थोड़ा चेंज करती है। वो चेंज जो है टूवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकता है और एज वेल एज अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं अपन उसी के अंदर। एक टॉपिक था हमारा, और उस टॉपिक का नाम है एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। हालांकि लास्ट क्लास के अंदर भी हमने इस टॉपिक के रिगार्डिंग बात की थी, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे अगर किसी बाउल के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है और इसके बॉटम में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ऑब्जर्वर को, जो बाहर किसी रेरर मीडियम के अंदर ऑब्जर्व कर रहा है, उसको इसकी जो इमेज है वो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे ना मिलके उससे थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए लाइट रे इस तरीके से जाती है, इसका ओरिजिनल पाथ है ये, तो डेंसर टू रेरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। और यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो जो इसकी इमेज है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो मैं इस इमेज को नाम दे देता हूँ आई, ऑब्जेक्ट है ओ, और ये पॉइंट मान लो ए, और ये पॉइंट हमारे पास बी। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे हम। अगर मैं यहाँ पे भी इसके अलोंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, अगर ये एंगल आर है तो ये इसके जस्ट ऑपोजिट एंगल है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक जेड एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी आपका आई ही होगा, ये आई तो ये आई। और देखिए इस वाले ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे एक जेड एंगल ये बन रहा है, तो इस एंगल को भी अपन क्या कहेंगे, आर कहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई थी हमारे पास। आई थिंक क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप इन चीज़ों को। अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ओ, एंड अनदर राइट एंगल ट्राइंगल इज ए बी आई। ए बी ओ के अंदर अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो टेन थीटा यानी कि टेन आई, ये वाला टेन आई इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये अगर हमारे पास पूरा ट्राइंगल है तो थीटा के सामने वाली साइड आप जानते हो क्या होती है, परपेंडिकुलर ए बी, और इसका बेस क्या था, ये वाला ए ओ। तो ए ओ को हमने एक्चुअल डेप्थ माना था डी ए सी। इस डेरिवेशन को हम अच्छे से लास्ट क्लास में कर चुके हैं, अभी केवल इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू डी ए सी अपॉन ए ओ, सॉरी ए बी अपॉन डी ए सी, ए बी अपॉन डी एक्चुअल। इसी तरीके से इस वाले के अंदर टेन आर की जो वैल्यू है, ये वाला ट्राइंगल ए बी आई, इसके अंदर टेन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन ये वाला जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डी एपेरेंट। तो ए बी अपॉन डी एपेरेंट। ठीक है,
एक चीज़ और जानते हैं हम, फॉर स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा थीटा के इक्वल होता है स्मॉल एंगल्स टेन थीटा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू होता है थीटा के, और साइन थीटा भी अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू होता है थीटा के। तो यहाँ पे आई की वैल्यू टेन आई के बराबर हो गया, ए बी अपॉन डी ए सी, और यहाँ पे आर की जो वैल्यू है ये हो जाएगी ए बी अपॉन डी एपरेंट। ठीक है। एक चीज़ और जानते हैं हम फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, और स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा भी थीटा के इक्वल, यानी म्यू वन आई इक्वल्स टू म्यू टू आर। इन दिस केस सिनेरियो म्यू वन और म्यू टू की वैल्यू, ये है म्यू वन डेंसर का और ये म्यू टू रेरर का। तो यहाँ पे म्यू डेंसर इंटू आई इज इक्वल्स टू म्यू टू, यहाँ पे एयर ही है तो इसको वन मान लेंगे और ये हो जाएगा आर। तो म्यू डी यहाँ पे क्या आ जाएगा, या फिर इसको भी म्यू रेरर ही ले लीजिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो म्यू डी अपॉन म्यू आर, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम, रेरर मीडियम। म्यू डी अपॉन म्यू आर, या इसको म्यू डी आर भी बोलते हैं, ये हो जाएगा आर अपॉन आई। ठीक है, यानी कि म्यू डी आर कैन बी रिटन एज आर अपॉन आई। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन डी एपरेंट, ए बी अपॉन डी एपरेंट इंटू आई अपॉन में है तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी एक्चुअल। ठीक है, ए बी से ए बी एलिमिनेट हो जाएगा, म्यू डी आर की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी आपके पास, डी एक्चुअल अपॉन डी एपरेंट। ठीक है, और यहाँ से एपरेंट डेप्थ डी एपरेंट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू का 1 म्यू डी आर टाइम्स होता है, या इसको नॉर्मली म्यू भी बोला जाता है। तो डी एपरेंट इक्वल्स टू डी एक्चुअल अपॉन म्यू, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक नॉर्मल शिफ्ट की भी बात हुई थी, तो ये मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है। तो नॉर्मल शिफ्ट का मतलब है नॉर्मली कितना शिफ्ट हुई है, मतलब वर्टिकली ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कितना शिफ्ट हुई है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा डी एक्चुअल माइनस डी एपरेंट। डी एक्चुअल की वैल्यू है डी एक्चुअली माइनस डी एपरेंट डी ए सी अपॉन म्यू डी आर। तो अगर इसको फर्दर सोल्व करके लिखें तो हमें x की जो वैल्यू है ये क्या मिल जाएगी, डी एक्चुअल इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू डी आर। और म्यू डी आर जो है क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, सॉरी दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम। अब देखिए अगर यहाँ पे हम एक डिफरेंट केस लेते हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इंसिडेंट रे इस तरीके से आएगी और यहाँ कोई डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये हो गया अपना नॉर्मल। तो नॉर्मल रेरर टू डेंसर आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, और यहाँ बैंड होके यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक ऑब्जर्वर है जो इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये तो इसको सीधी रेखा में ही देखेगा, तो यहाँ पे देखो ये आपको दिखाई देगी यहाँ पे, यानी कि ऑब्जेक्ट है यहाँ और इमेज है आपकी यहाँ, ये मान लो इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शिफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए नॉर्मली होता क्या है कि एक एक केस तो ये होता है कि हम पानी में एक पानी की बाल्टी है उसके बॉटम पे एक कॉइन रखा हुआ है और उस कॉइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो जो कॉइन है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम पानी के अंदर हैं और हम आसमान में उड़ते हुए किसी बर्ड को देख रहे हैं तो उसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस है उससे हमें वो काफ़ी ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, मछलियों का शिकार इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो सोचते हैं कि जो बर्ड है या जो बाज या चील जो उनको स्काई में से उड़ते हुए देख रहे हैं वो जितने डिस्टेंस से हैं उससे कंपैरेटिवली ऊपर हैं, तो वो जब तक आएंगे तब तक हम एक गोता खा के नीचे चले जाएंगे।
बट उनकी एक्चुअल जो हाइट होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है और वो तुरंत उनका शिकार कर लेते हैं। तो ये मतलब एक एप्लीकेशन है किसका, रिफ्रैक्शन का। तो इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि स्नेल्स लॉ क्या होगा, तो स्नेल्स लॉ की बात करते हैं। देखिए इसके अंदर यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये लाइट रे आ रही है तो ये एंगल हो गया आई और ये हो गया आर, ठीक है, ओके। और ये वाला जो एंगल है इसको अपन क्या बोलेंगे, खैर पहले स्नेल्स लॉ लगाओ, बाद में ज़रूरत के हिसाब से एंगल्स को लेंगे। स्नेल्स लॉ, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। यहाँ पे ये कंपेरेटिवली रेयर मीडियम है और ये है अपने पास डेंसर मीडियम। तो रेयर टू डेंसर अगर लाइट रे आ रही है तो म्यू वन यानी कि म्यू रेयर और साइन आई इज इक्वल्स टू डेंसर के लिए म्यू डी साइन आर, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू आर इंटू आई इज इक्वल्स टू म्यू डी इंटू आर। और यहाँ पे अगर मैं म्यू डी आर या म्यू आर डी कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होगा, म्यू आर डी अगर देखें तो ये हो जाएगा म्यू आर अपॉन म्यू डी। और ऑब्वियस सी बात है डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेयर मीडियम से ज़्यादा होता है, तो ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी। और इसको आप लिख सकते हो आर अपॉन आई, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। और जो लास्ट केस था उसके अंदर हमारे पास जो रिजल्ट आया था उससे अगर हम लिखें तो डी एपरेंट क्या था, म्यू टाइम्स ऑफ डी एक्चुअल। वहाँ पे हमारा जो एपरेंट डेप्थ था वो एक्चुअल डेप्थ का क्या था, म्यू टाइम्स था। और यहाँ पे क्या, सॉरी 1 अपॉन म्यू टाइम्स था और यहाँ पे म्यू टाइम्स है। दैट मीन्स कि जो एपरेंट डेप्थ है वो कंपेरेटिवली हाई है। ये वाली जो है यहाँ पे ये हो जाएगी डी एपरेंट और ये है अपना ऑब्जेक्ट तो डी एक्चुअल, ठीक है। तो ये जो म्यू है, ये म्यू क्या है यहाँ पे, ये ग्रेटर देन 1 है यानी म्यू डी आर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, म्यू आर डी। तो म्यू डी आर अगर हम देखें तो ये आई अपॉन आर हो जाएगा। और चूंकि ये आई अपॉन आर है तो इंसिडेंस एंगल बड़ा है तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पे भी डी एपरेंट जो है वो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, डी एक्चुअल, ठीक है। और लेटरल शिफ्ट कितना शिफ्ट हुआ, तो ये डिस्टेंस अगर मैं x निकालूं तो x की वैल्यू तो वही रहने वाली है, d एपरेंट माइनस डी ए सी, डी ए पी माइनस डी एक्चुअल। और एपरेंट डेप्थ क्या आई थी, म्यू टाइम्स ऑफ डी ए सी माइनस डी ए सी। तो यहाँ से म्यू माइनस 1 डी ए सी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका शिफ्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब रेयर मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडियम में है तो इसका जो एपरेंट डेप्थ है वो ज़्यादा आता है। और कितना ज़्यादा आता है, म्यू टाइम्स ज़्यादा आता है। और जब आपका ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, डेंसर मीडियम में, और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है तो एपरेंट डेप्थ जो है वो कम नज़र आता है। और कितना कम नज़र आता है, म्यू टाइम्स यानी 1 बाई म्यू टाइम्स ऑफ डी एक्चुअल। तो म्यू जो अपन ले रहे हैं म्यू डी आर ही ले रहे हैं। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया था कि म्यू
आर डी जो है ये क्या आता है, लेस देन 1 आता है, ठीक है। रेयर टू डेंसर कभी भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे वो वैल्यू लेस देन 1 होगी, और म्यू डी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर एक से बड़ी है तो एक से बड़ी वैल्यू का डिवीजन लगेगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये ओवरऑल वैल्यू छोटी आ जाएगी। और यहाँ पे अगर ये वैल्यू एक से बड़ी है और इससे मल्टीपल हो रही है तो इसका मतलब ये वैल्यू उसकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अपरेंट डेप्थ ज़्यादा होती है जब आपका ऑब्जर्वर किस में हो, डेंसर मीडियम में, और जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो तो अपरेंट डेप्थ क्या आती है, कम आती है। तभी सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और पक्षी दूर दिखाई देता है, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया। आगे बात करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेटरल शिफ्ट। अगला टॉपिक है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का मतलब अगर कोई इस रास्ते से जा रहा है और इसने अपना रास्ता बेंड किया और उसी पाथ पे वो आगे की तरफ जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस इसने शिफ्ट की है, बगल में जो शिफ्ट की है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। अभी रे डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से अपन लेटरल शिफ्ट को डिफाइन कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई एक लाइट रे है जो कि एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर आ रही है, ठीक है। ये एक लाइट रे है, ये रेयर मीडियम है, और यहाँ पे अपने पास डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो रेयर टू डेंसर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बैंड, यानी इसका ये ओरिजिनल पाथ था, ये बैंड हो गई। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया डेंसर मीडियम, फिर से वही मीडियम वापस आ गया, तो ये जितनी बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई है इस नॉर्मल से ये उतनी ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इसका ओरिजिनल पाथ था, इस ओरिजिनल पाथ से ये कितना शिफ्ट हुई है इसी को अपन क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट्स को नाम दे देता हूं मैं, ओ बी सी डी। ओ ए ये है, बी सी और ये डी पॉइंट, ठीक है। और ये डिस्टेंस है अपने पास, मान लेते हैं इसमें दिया गया है स्मॉल डी, तो हमें ओवरऑल इसके अंदर स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाती है, मान लेते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये इसके साथ एंगल बना रही है आर, ठीक है। तो ये एंगल आई है, तो देखो ये इस तरीके का कैंची एंगल मैं बोलता हूँ इनको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं, कैंची नुमा एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये एंगल आई है तो यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल आई होगा, तो ये कितना बचेगा, आई माइनस आर। सहमत हो इस बात से? ओके। यहाँ पे आपको ये परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला गया है, तो ये एंगल हो गया अपना 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है और इस ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हुए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालना चाहूँगा साइन थीटा की वैल्यू। यहाँ पे निकालेंगे साइन ऑफ आई माइनस आर। तो देखिए ये ओ सी इसका बेस हो गया और ओ बी इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन आई माइनस आर में परपेंडिकुलर है डी और हाइपोटेनियस है ओ बी, ठीक है। चलो इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल और दिख रहा होगा। ये कौन सा ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी, एंड दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी बी, ठीक है। इसके अंदर देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया इसका हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अगर मैं
कॉस थीटा की वैल्यू देखूं तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस आर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है इसका ओडी और हाइपोटेनियस कितना है, हम यहाँ पे इस बेस को या ओडी डिस्टेंस को इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमें इस डेंसर मीडियम की थिकनेस पता है टी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि सर कॉस थीटा ही क्यों निकाला, कोई और एंगल क्यों नहीं निकाला, क्योंकि कॉस थीटा एक ऐसा एंगल है जिसके अंदर बेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी OD अपॉन OB। तो यहाँ से देखो OD की वैल्यू आप जानते हो कितनी है, T थिकनेस अपॉन OB। तो OB अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा T अपॉन कॉस आर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। तो हमें यहाँ पे कितना निकालना है, D की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो इस इक्वेशन को D इक्वल्स टू OB साइन I माइनस R हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। D की वैल्यू क्या हो जाएगी, T अपॉन कॉस R इंटू साइन I माइनस R। दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लेटरल शिफ्ट। तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि ये जो फॉर्मूला या जो डेरिवेशन है ये कहाँ से आया, आपको फाइनली ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, प्रोसेस का ज़रूर पता होना चाहिए, किस प्रोसेस के थ्रू हमने ये चीज़ें कैलकुलेट की हैं। दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल के अंदर हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, एक ट्राइंगल के अंदर हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। कॉस थीटा से हमें इनमें एक कॉमन साइड जो है वो मिल गई, OB जो है उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट की और हमें यहाँ पे लेटरल शिफ्ट D की वैल्यू मिल गई, T अपॉन कॉस R इंटू साइन I माइनस R। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो चलिए अब बारी है क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन। A tank is filled with water। क्वेश्चन है, a tank is filled with water to a height of 12.5 to a height of 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, the apparent depth of the needle, the apparent depth of the needle lying on the bottom of the tank, lying on the bottom of the tank is measured by a microscope, is measured by a microscope to be 9.4, to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? What is the refractive index of water? ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने मतलब एपरेंट डेप्थ का D एपरेंट इज इक्वल्स टू D एक्चुअल अपॉन म्यू। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट किस में है, डेंसर मीडियम में। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका एक नीडल है, तो ये किस मीडियम में है,
डेंसर मीडियम। ये मीडियम कैसा है? डेंसर। और ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है? रेरर मीडियम से। कौन से मीडियम से? रेरर मीडियम से। ठीक है, तो यहाँ से म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? डी एक्चुअल अपॉन डी एपेरेंट। डी एक्चुअल आपको कितना दिया हुआ है? 12.5 सेंटीमीटर। और डी एपेरेंट कहाँ मेजर किया जा रहा है? 9.4 पे। तो इनको काट पीट लेना, जो म्यू की वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये वैल्यू मैं बता देता हूँ 1.33। कैलकुलेशन है यार, ये तो कर लोगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आगे है, इफ़ द वाटर इज रिप्लेस्ड। अगर इस सवाल के अंदर दूसरा पार्ट है इस सवाल का ही, इफ द वाटर इज replaced by a liquid of refractive index 1.63 of refractive index 1.63 up to the same height, up to the same height, मतलब एक्चुअल डेप्थ तो वही रहने वाली है। देन व्हाट विल बी द एपरेंट डेप्थ? देन व्हाट विल बी द एपरेंट डेप्थ? तो वही फॉर्मूला लगना है। अब की बार पहले क्या था? वाटर था। अब वाटर की जगह अनदर लिक्विड यहाँ पे डाल दिया। ये नीडल है और इसको यहाँ पे कहीं ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो ये लिक्विड है और इसका म्यू दे दिया है इस बार कितना? 1.63। डी एक्चुअल सेम हाइट पहले कितनी थी? 12.5 सेंटीमीटर। तो इस बार एपरेंट डेप्थ, तो डी एपरेंट का फॉर्मूला वही लगाना आपको, डी एक्चुअल अपॉन म्यू। यहाँ पे डी ए सी है 12.5 और म्यू कितना दिया हुआ है इस बार? दूसरा लिक्विड है, पहले पानी था, इस बार लिक्विड चेंज कर दिया तो 1.63। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें एपरेंट डेप्थ मिल जाएगी। मैं बता देता हूँ कितनी आएगी। ये वैल्यू आएगी 7.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन पार्ट आपका है। और देखो एक क्वेश्चन और है, the next question is, a mark at the bottom of a liquid how much? Appears to rise by 0.2 meter. Appears to rise by 0.2 मीटर। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल शिफ्ट बता रहा है। ठीक है, जो हमने अभी देखा था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट, यानी जिसको नॉर्मल शिफ्ट भी कहा था। तो ये वैल्यू आपको दी गई है। द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज, द डेप्थ ऑफ द liquid is how much? 2 meter. Find out the refractive index. Find out the refractive index of the liquid. तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। देखो अभी दोबारा से मैं बताता हूँ, इसके बॉटम पे कोई मार्क है या यही हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, तो इस पे आने वाली लाइट रे, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक, तो इससे आने वाली जो लाइट रेज हैं
वो सीधी ना जा कर के बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। यहाँ पे कोई आपको ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर जो है इसको यहाँ पे देख रहा है, इस मार्क को। तो ये जो शिफ्ट है, जो नॉर्मल शिफ्ट है, दो तरह के शिफ्ट बताए थे, एक तो वर्टिकल शिफ्ट जिसको अपन ने नॉर्मल शिफ्ट बोला था, और एक बताया था लेटरल शिफ्ट जो साइड में कितना डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, वो जो डी निकाला था आपने कॉस थीटा साइन थीटा निकाल के। ठीक है, तो खैर फिलहाल हमें ये दिया गया है एक्स की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर। तो एक्स क्या होता है, डी एक्चुअल माइनस डी एपरेंट, इनका डिफरेंस ही तो दिया हुआ है। और द डेप्थ ऑफ द लिक्विड डी एक्चुअल आपको दे दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एपरेंट आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है 0.2 इक्वल्स टू 2 माइनस डी एपरेंट। तो यहाँ से डी एपरेंट की जो वैल्यू है, एपरेंट डेप्थ, वो 2 माइनस 0.2 दैट इज 1.8। अब कहोगे कि सर डी एपरेंट क्यों निकाला, क्योंकि म्यू क्या होता है, यानी डी एपरेंट का जो फॉर्मूला होता है वो डी एक्चुअल अपॉन म्यू होता है। ठीक है, तो डी एक्चुअल में डी एपरेंट का डिवीजन लगेगा तभी हमें क्या मिलेगा, म्यू मिलेगा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ए सी अपॉन डी एपरेंट। डी एक्चुअल कितना है अपने पास 2 और डी एपरेंट है 1.8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी 1.11। अब देख लेना इसको कैसे आती है। देखो इसको पॉइंट को रिमूव करेंगे, ये 2 9 जा 2 10 जा, यानी 10/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये आप बताएंगे मुझे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है। अरे भाई यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस है, ऊपर भी डिस्टेंस नीचे भी डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों यूनिट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और इस तरीके से इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास यहीं पे पूरी होती है। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन के अंदर कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, आपका फ्यूसिस लर्निंग मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए और अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।